हमारी ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो आई थी इन 1930। तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी का काम क्या था कि वो हैंडल करती थी सब कुछ चीजें, जो भी फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मुझे फार्मा का पढ़ाना है तो फार्मेसी को स्टूडेंट को किस तरह का एजुकेशन देना चाहिए, कौन सी चीजें उसमें मेंशन करनी चाहिए, ठीक है, किस तरह से सीडीएल जो है सेंट्रल लैबोरेटरीज काम कर रही है, ये चीजें होगी हमारी। या फिर जो जो मेडिसिन की जो क्वालिटी है वो इफेक्सी है वो बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस तरह की सभी चीजें जो थी वो तुम्हारी ड्रग इंक्वायरी कमेटी चेक कर रही थी। इसके बाद क्या हुआ कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी से इतना सारा प्रेशर जो है हैंडल नहीं हो पा रहा था। फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो आर एन चोपड़ा जो थे, जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी के हेड थे, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने सेंट्रल से रिक्वेस्ट करी कि अलग अलग एक्ट बनाए जाए, अलग अलग कमिटी बनाई जाए, सो दैट ये सब जो प्रेशर है, जैसे एजुकेशन का कोई अलग बंदा संभाले, जो क्वालिटी के रिलेटेड इश्यूज है वो कोई अलग संभाले, कोई नार्कोटिक रिलेटेड इश्यूज अगर आ रहे हैं तो कोई अलग संभाले। इस तरह से क्या हुआ कि अलग अलग एक्ट बने, अलग अलग कमिटी बनी, जो क्या हुई कि फिर इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में। तो पहली तुम्हारी थी ड्रग इंक्वायरी कमेटी। उसके बाद तुम्हारी अलग अलग कमेटी है, जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940, ठीक है, फिर उसके रूल्स है 1945 में। फिर तुम्हारा आ गया था पॉइजन एक्ट, आ गया था 1919 में। हम उसके बारे में पढ़ेंगे, मैं तुम्हें ये जितने मैं चीजें बता रहा हूँ, ये इसको तुम जैसे मुझे स्टोरी याद है वैसे तुम लोगों को भी याद हो जाएगी। इसको हमें आगे डिटेल में पढ़ना है। और जैसे हो गया कि तुम्हारा मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट हो गया 1955, ठीक है, डेंजरस ड्रग एक्ट हो गया 1930। फिर तुम्हारा हो गया फैक्ट्री एक्ट 1940, फार्मेसी एक्ट 1940, 1948, ठीक है, एमटीपी तुम्हारा हो गया। तो ये सब कुछ जो जो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है ये इंट्रोड्यूस की गई थी। ओके, तो ऐसे जो है तुम्हारा जूरिस्प्रूडेंस का क्या बोल सकते हो तुम, इंट्रोडक्शन हुआ था हमारे किताबों में बोल सकते हो, या फिर हमारे क्या बोल सकते हो अपने स्टेट में, या फिर अपने इंडिया में। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आया तुम्हें? सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन समझ में आया कि क्या सब्जेक्ट, क्यों है ये, क्या है, कैसा है, समझ में आया बेटा? ओके, अब चलते हैं हम मेरे इंट्रोडक्शन की तरफ। क्योंकि तुम लोग का अभी काफी लोगों का, ऋषि का इंट्रोडक्शन मेरे साथ हो गया, नैन्सी का इंट्रोडक्शन मेरे साथ हो गया, ऐश्वर्या का इंट्रोडक्शन मेरे साथ हो गया। तो अभी मेरे इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि मैं कौन हूँ। माय नेम इज आकाश मनमोड़े एंड आई एम फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र। मैंने अपना बैचलर्स जो है वो यूडीपीएस नागपुर से कंप्लीट किया है। मैं करंटली मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ इन नाइपर मोहाली, ठीक है। मैंने ए आर जी पैट AR88 सिक्योर की थी इन 2022, ठीक है, 2022 में मैंने जी पैट दी थी। मैंने 21 में भी क्वालिफाई करी थी। फिर मैंने नाइपर दी, उसके बाद आई आर सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 43, आई आई टी बी एच यू आई आर सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 33, ठीक है। एंड अभी मैं जो हूँ यहाँ पे बायोफार्मास्यूटिक्स और जूरिस्प्रूडेंस, दो सब्जेक्ट जो मैं कवर करता हूँ, ठीक है। मैंने बेटा एक की मतलब 2 साल ही मैंने प्रिपेयर किया था। मैंने सेकंड ईयर में प्रिपेयर करना चालू किया था, सेकंड ईयर मतलब थर्ड सेमिस्टर, फिफ्थ सेमिस्टर से चालू किया था प्रिपेयर करना। और मेरी, क्योंकि मेरी फिफ्थ सेम के बाद सिक्स सेम में मेरी एग्जाम निकल गई थी जब मैंने दी थी जीपैट उस टाइम पे। उसके बाद फिर फाइनल ईयर में अच्छे से प्रिपेयर किया था तो फिर रैंक आ गई थी, एंड आई एम हियर। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 2 इयर्स का है। जो भी पुराने बैचेस है आप उनसे भी जब कांटेक्ट कर सकते हो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरह की चीजें जो है फॉर्म में चलती है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। सबसे जरूरी अगर कोई एक्ट होगा, ठीक है बेटा, स्क्रीन विजिबल है ना तुम सब लोगों को? सबसे जरूरी अगर कोई एक्ट होगा जो पूरे जुरिस में अगर कोई है, तो वह तुम्हारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इसके बाहर मतलब इसी में सब कुछ है, समझ लो। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आते। ऑलमोस्ट जितने भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, जो भी तुम्हारे शेड्यूल्स के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो भी तुम्हारे शेड्यूल के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो भी तुम्हारे फॉर्म नंबर के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो तुम्हारे लैबोरेटरीज के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो भी एजुकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो सभी सबसे मतलब मैक्सिमम चीजें जो है वो तुम्हारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आती है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट जिसमें सबसे ज्यादा चीजें जो है तुम्हें पूछी जाएंगी। इसको तुमने पढ़ लिया तो तुमने समझ लो कि पूरा जूरिस्प्रूडेंस का कम से कम तुमने 45%, 45 to 50% सिलेबस तुमने कवर कर लिया, अगर तुम्हें डीएनसी एक्ट आ गया तो। इतना सारा सिलेबस जो है वो तुम्हारा डीएनसी एक्ट में आता है, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है ना बेटा सबको? बस एक बार मुझे कंफर्म कर दो।
ओके ओके, थैंक यू। तो ये है तुम्हारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, मैंने तुम्हें स्टोरी बताई कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट किस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ, किस तरह से चीजें जो है वो चल रही थी इंडिया में। डीईसीआई पहले, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, फिर तुम्हारे बाद उसके बाद जो है अलग अलग कमिटीज में तुम्हारी आई थी, अलग अलग एक्ट में तुम्हारा आया था डीएनसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। एंड उसके रिलेटेड कुछ रूल्स आए थे 1945 में। ठीक है, अब क्या है ना, तुम्हें बहुत जगह दिखेगा कि एक्ट के रिलेटेड कुछ रूल्स आते हैं। ठीक है, तो एक्ट में ही ये रूल्स रहते हैं। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक 1940 और उसके कुछ एक्ट के रिलेटेड ही कुछ रूल्स रहेंगे जो तुम्हारे आए थे 1945 में, इंट्रोड्यूस करे थे। अब तुमने जब एक्ट पढ़ते हैं हम, तो एक्ट में कुछ डेफिनेशंस आती है, कुछ सेक्शंस आते हैं, कुछ शेड्यूल्स आते हैं। ठीक है, अब सेक्शंस के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, हमें डेफिनेशंस जो है कुछ कुछ डेफिनेशन मैं तुम्हें बताऊंगा, बस वही डेफिनेशन तुम्हें याद करनी है, बाकी चीजें जो है मैं नहीं पढ़नी है। तो पहले चलते हैं सबसे पहले ड्रग्स के बारे में। उस टाइम पे क्या चीजें चल रही थी, कि ड्रग्स के बारे में क्या चीजें बोली जाती थी कि भाई क्या है ड्रग। हम अभी के बारे में अभी क्या कभी क्या पढ़ते हैं कि ड्रग क्या है। हम सिंपल पढ़ते हैं ड्रग जो है, जो मेडिसिन जो हमें मिलती है, सर टैबलेट होती है, कैप्सूल होती है, या फिर कोई जो जितने दुनिया भर के ड्रग्स पढ़ते हैं, सर अल्बेंडाजोल हो गया, मेबेंडाजोल है तुम्हारा, पैरासिटामोल है, डाइक्लोफेनाक है, ये हम ड्रग्स बोलते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू डीएनसी एक्ट, अकॉर्डिंग टू डीएनसी एक्ट, मैं इसको शॉर्टकट में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को डीएनसी एक्ट बोलता हूँ। ठीक है, डीएनसी, शॉर्टकट में इसको डीएनसी एक्ट बोलूंगा मैं। तो अकॉर्डिंग टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, डीएनसी एक्ट, मतलब ड्रग क्या होता है, वो बोलता है कि ड्रग ऐसी चीज जो हम इंटरनली या फिर एक्सटर्नली यूज करें। ठीक है, वो कोई भी यूज करे, इधर ह्यूमन बींग यूज करे, इधर एनिमल यूज करे, इधर डायग्नोसिस के लिए यूज करे, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन के लिए यूज करे, या फिर किसी भी चीज के लिए, या फिर तुम अपने बॉडी पर अप्लाई करने के लिए, जैसे हम ओडोमस वगैरह क्रीम लगाते हैं, उस तरह की कोई भी अगर चीज रहती है जो एनिमल्स यूज करते हैं या फिर हम यूज करते हैं, इधर फॉर इधर इंटरनल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं या फिर एक्सटर्नल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो इस तरह की कोई भी चीज जो है वो तुम्हारी ड्रग होती है। ऐसे अकॉर्डिंग टू डीएनसी एक्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आती थी, फॉर एग्जाम्पल एम्प्टी जेलाटिन कैप्सूल्स, आईवी सॉल्यूशंस तुम्हारे हो गए। ठीक है, या फिर मतलब जो जैसे वाटरफॉल इंजेक्शन आता है तुम्हारा, जो हम सलाइन बॉटल्स बोलते हैं ना, वो चीजें, या फिर वाटरफॉल इंजेक्शन है, सैनिटरी पैड है तुम्हारा, मॉस्किटो रिपेलेंट है, डिस्टिल वाटर हो गया। ठीक है, जो हम यूज करेंगे। देन जो बैंडेज होती है, तो ऐसी सब कुछ चीजें जो हम क्या यूज करते हैं, हेल्थ के रिलेटेड यूज करेंगे, या फिर इंसेक्ट किलिंग के लिए, रिपेलिंग के लिए कुछ अगर चीजें यूज कर रहे हैं, ऐसी सभी चीजें जो हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, हाँ एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं, इंटरनली यूज कर रहे हैं, या फिर ह्यूमन बींग यूज कर रहा है, या फिर एनिमल यूज कर रहा है, इधर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन या फिर प्रिवेंशन के लिए, तो ऐसी सभी चीजें जो होती है वो तुम्हारे ड्रग्स में आती है। ये डेफिनेशन उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुम्हें ड्रग्स के बारे में डेफिनेशन नहीं पूछते ज्यादा। ठीक है, या फिर ऐसे सब्सटेंसेस अदर देन अ फूड विच में अफेक्ट द स्ट्रक्चर और एनी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो मतलब फूड के इधर अदर देन फूड, ऐसे सब्सटेंसेस जो स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करे, या फिर क्या करे कि कोई इंसेक्ट या फिर जो वर्मिट्स है उसका डिस्ट्रक्शन कर सके। तो ऐसी सभी चीजें जो है वो ड्रग्स में आती है। मतलब इन शॉर्ट में अगर बात करूँ तो ड्रग्स क्या है, ड्रग ऐसी चीजें हैं कि जो हम यूज करते हैं या फिर एनिमल्स यूज करते हैं, किसके लिए, कि सो दैट कोई डिसीज हमें ना हो। अगर मैं इसको समराइज फॉर्मेट में बोलूँ तो कोई अगर डिसीज हमें ना हो, तो ऐसी चीजें जो है वो ड्रग्स कहलाती है। अभी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ड्रग्स को क्या मानते हैं, सिंपल मैंने जैसे तुम्हें बताया कि हम नॉर्मल मानते हैं कि जो हम डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और क्योर के लिए हमें यूज करें, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्ट ड्रग की इतनी सारी डेफिनेशन है, तो बस इसको हमें उतना याद नहीं रखना है, बस इसको पढ़ लेना कि ड्रग क्या होता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं कि अकॉर्डिंग टू डीएनसी कॉस्मेटिक्स मतलब क्या होता है। ठीक है, कॉस्मेटिक्स मतलब क्या होता है। अब कॉस्मेटिक मतलब वही जो लड़कियां लगाती है, सुंदर बनने के लिए लगाती है, मतलब लड़के भी लगाते हैं वैसे। अभी के टाइम पे तो भाई कलयुग आ गया है, लड़के भी पाउडर लगाते हैं। लड़के भी सुंदर बनने के लिए क्या क्या चीजें लगाते हैं, फेयर एंड हैंडसम लगाएंगे, विटामिन ई लगाएंगे, ये वो सब दुनिया भर की चीजें लगाएंगे। लड़कियों के तक तो पहले ठीक था, चलो कोई नहीं। तो कॉस्मेटिक मतलब चीजें क्या है, कि कॉस्मेटिक मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो हम अपने बॉडी पे लगा रहे हैं, किसके लिए, कि अट्रैक्टिवनेस या फिर हमारी अपीयरेंस जो है वो अल्टर हो जाए, हम थोड़े ब्यूटीफाई दिखे। ठीक है, इसके लिए जो है ये हमारी क्या होती है, कॉस्मेटिक्स जो होता है। ये सबको पता है कि कॉस्मेटिक क्या है, ये मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फेस पाउडर है, टूथपेस्ट है, नेल पॉलिश। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, टूथपेस्ट को कॉस्मेटिक्स में ही आता है टूथपेस्ट। नेल पॉलिश है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स है, लिपस्टिक है, तो ये सब चीजें आती है कॉस्मेटिक्स में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी अभी जो मैं तुम्हें बताऊंगा, दैट इज योर अडल्ट्रेट ड्रग्स।
अब आई सर पॉइंट की बात, यहां से आते हैं क्वेश्चंस। अब क्या है, अब मैंने तुम्हें जैसे बताया कि दुनिया भर की अभी भी मतलब इंडिया में अभी भी इतने सारे जो है कायदे कानून लगने के बाद भी इंडिया में स्टिल ये चीजें हो रही है कि अडल्ट्रेट ड्रग्स जो है मार्केट में आ रही है। अडल्ट्रेट ड्रग्स मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। अडल्ट्रेट ड्रग्स मतलब क्या होता है कि ऐसे ड्रग्स जिस ड्रग में मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई पार्ट जो है वो कोई फ्लिथी, प्यूट्रिड या फिर डिकम्पोज सब्सटेंस से उसको क्या कर रहा हूँ मिक्स कर रहा हूँ। इफ इट कंसिस्ट इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी फ्लिथी, प्यूट्रिड या फिर डिकम्पोज सब्सटेंस, मतलब कोई पार्ट या फिर होल पार्ट उसका जो है मैं क्या कर रहा हूँ रिप्लेस अगर कर रहा हूँ कोई फ्लिथी, प्यूट्रिड या फिर डिकम्पोज सब्सटेंस, मतलब कोई सड़ा गला, कोई होता है ना सड़ा गला जो होता है, कोई सड़े गले पार्ट से अगर मैं उसको क्या कर रहा हूँ कंप्लीटली अगर उसको रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको मैं बोलता हूँ अडल्ट्रेट ड्रग्स। उसको क्या बोलता हूँ मैं अडल्ट्रेट ड्रग्स, जो किसी भी अगर कोई जो नॉर्मल क्वांटिटी है उसको मैं अगर कोई सड़े गले पार्ट से अगर रिप्लेस कर रहा हूँ, उसको उसके साथ मिक्स कर रहा हूँ, तो उसको मैं बोलता हूँ अडल्ट्रेट ड्रग्स। ठीक है, अगर या फिर अगर मैं उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ अंडर, प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, अगर उसको मैं बना रहा हूँ, पैक कर रहा हूँ या फिर स्टोर कर रहा हूँ अंडर पुअर सैनिटरी कंडीशन, अगर मैं उसको प्रिपेयर पैक या फिर पुअर कर रहा हूँ अंडर पुअर सैनिटरी कंडीशन, whereby it may be it have been contaminated with a fluid rendered to the injurious to health, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, if the container of the drug is composed in whole or in part of any poisonous substances which may render the content injurious to the health, या फिर if the drug is admixed with any substances so as to reduce its quality or strength। देखो अडल्ट्रेट ड्रग मतलब क्या का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्वांटिटी है, होता है ना अडल्ट्रेट मतलब मिलावट, सबको बताइए कि अडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि मिलावट हो रही है। कोई क्वांटिटी को मैं किसी सड़े गले पार्ट से मैं अगर रिप्लेस कर रहा हूँ, या फिर मैं उस पार्ट को क्या कर रहा हूँ कि पुअर सैनिटरी कंडीशन में प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसको पैक कर रहा हूँ या फिर स्टोर कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी ऐसे कंटेनर में उसको डाल रहा हूँ सो दैट कि कंटेनर डिकम्पोज होके एनी पॉइजनस सब्सटेंस जो उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाए, या फिर मैं कुछ ऐसे सब्सटेंसेस उसके साथ मिला रहा हूँ सो दैट उस सब्सटेंस की जो है उस जो प्रोडक्ट जो है हमारा उसकी क्वालिटी या फिर उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाए। तो इस तरह के जो अडल्ट्रेशन, इस तरह का जो मिक्सचर बनता है उसको मैं बोलता हूँ अडल्ट्रेट ड्रग्स। ठीक है, अडल्ट्रेट मतलब सिंपल कुछ नहीं है, हमें क्या करना है कि कुछ भी तो उसको पुअर सैनिटरी कंडीशन में नहीं बनाना है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस नहीं मिलाने हैं जो उसकी क्वालिटी या फिर स्ट्रेंथ को क्या करे, हैम्पर करे, या फिर कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस उसमें प्रोड्यूस ना हो, या फिर कुछ उसमें कुछ सड़ा गला पार्ट जो है, ये फ्रीथी प्रूट्रीट मतलब होता है कुछ सड़ा हुआ, कुछ सड़ा या फिर गला हुआ पार्ट हम उसमें मिक्स ना करें। अगर मिक्स कर रहे हैं तो इस तरह के जो ड्रग्स रहेंगे वो होते हैं तुम्हारे अडल्ट्रेट ड्रग्स। नॉर्मली जो तुमने देखा होगा फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो भी मिर्ची का पाउडर आता है, मिर्च पाउडर जो आता है हमारा, वो मिर्च मिर्च पाउडर में मिक्स करके आता है हमारा क्या ब्रिक डस्ट, जो ब्रिक का डस्ट होता है वो भी रेड कलर का रहता है, तो वो मिर्च पाउडर में मिलाया जाता है। तो इस तरह का जो है ना वो है तुम्हारा एडल्ट्रेशन। वो तुम्हारा फॉर एग्जांपल जैसे ब्लैक पेपर की सीड्स आते हैं, उसमें क्या होता है कि जो ड्राइड पपाया सीड्स होते हैं वो उसमें मिक्स कर दिया जाता है क्योंकि ये भी काले है वो भी काले है, समझ में नहीं आता। लेकिन अगर मैं इसको यूज कर रहा हूँ फॉर द हेल्थ पर्पज, तो इस पे क्या हो सकते हैं, इसकी क्वालिटी जो है वो कम हो सकती है, इसकी स्ट्रेंथ कम हो सकती है, या फिर इससे क्या हो सकता है कि कुछ पॉइजनस इफेक्ट भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो होती है वो तुम्हारी आती है अडल्ट्रेट ड्रग्स में। ठीक है, हाँ बेटा ओम, में आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आता है तुम्हारा फॉर एग्जांपल जैसे सैफरॉन में जो सनफ्लावर के ऊपर जैसे सैफरॉन की तरह स्ट्रक्चर होते हैं वो तुम्हारे सैफरॉन में मिलाए जाते हैं। तो इस तरह का जो अडल्ट्रेशन, इस तरह की जो मिक्सिंग होती है उसको मैं बोलता हूँ अडल्ट्रेट ड्रग्स, उसको मैं तो बोलता हूँ अडल्ट्रेट ड्रग अडल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये तुम्हारा अडल्ट्रेट ड्रग्स। इस पे क्वेश्चन आता है कि अडल्ट्रेट की कोई भी एक, इसमें से कोई भी एक डेफिनेशन पूछेगा कि क्या होता है। मैं पहले हम तीनों को पढ़ लेते हैं, बाद में मैं तुम्हें डिफरेंस बताऊंगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है। जैसे ओम ने पूछा कि अडल्ट्रेट ड्रग में, स्पूरियस ड्रग में और मिसब्रांडेड ड्रग में क्या डिफरेंस होता है। फिर आता है स्पूरियस ड्रग। स्पूरियस ड्रग का मतलब क्या होता है, स्पूरियस ड्रग को सिंपल तुम याद रख लेना, नकली दवा। स्पूरियस ड्रग मतलब होता है तुम्हारा नकली दवा जो मार्केट में आती है। अभी की रिसेंट न्यूज है, एक मेग लाइफ साइंसेस करके कंपनी थी, मेग लाइफ साइंसेस, जो कंपनी वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन फिर भी उसके प्रोडक्ट मार्केट में थे, जो कंपनी वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन फिर भी उसके प्रोडक्ट मार्केट में थे, उस तरह के जो ड्रग्स होते हैं वो होते हैं तुम्हारे स्पूरियस ड्रग। उस तरह के जो ड्रग्स है वो तुम्हारे स्पूरियस ड्रग। ठीक है, इफ कोई अगर ड्रग है
विच इज इम्पोर्टेड अंडर द नेम विच बिलोंग्स टू द अनादर ड्रग। अगर कोई ड्रग है जिसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ विच बिलोंग्स टू द अनादर ड्रग, मतलब अनादर ड्रग के नेम से मैं अगर उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं डाइक्लोफिनाक अगर मुझे ऑर्डर करना है तो मैं उसके अलावा मैं उसको पैरासीटामोल के नाम से ऑर्डर कर रहा हूँ और अगला वाला बंदा मुझे भेज भी रहा है। ठीक है, अगला वाला बंदा मुझे भेज भी रहा है। मैं अगर डाइक्लोफिनाक ड्रग मुझे बुलाना है लेकिन मैं उसको पैरासीटामोल के नाम से ऑर्डर करता हूँ, लेकिन वो बंदा मुझे परफेक्टली मुझे डाइक्लोफिनाक भेज रहा है, मतलब यहाँ पे झोल झाल हो रहा है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन में समझ में आ जाता है। ये वाला जो पहला पॉइंट है ये डॉक्यूमेंटेशन में नोट करने वाला पॉइंट है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे डाइक्लोफिनाक बुलाना है तो मुझे मैंने पैरासीटामोल के नाम से जो है ऑर्डर किया, लेकिन उस बंदे ने मुझे बराबर डाइक्लोफिनाक ही दिया। मतलब होता है ना कोडिंग लैंग्वेज, कोड होता है ना कि जैसे जो दो बंदे होते हैं जिनको झोलझाल करना है उनमें कोड लैंग्वेज होता है कि भाई मैं एक बोलूंगा तो तू 100 एक खोखा देना। होता है ना, वो बोलते हैं मूवीज में तुमने देखा होगा कि मैं बोलूंगा दो तो तुम मुझे दो खोखे भेजना। तो ऐसा कोडिंग लैंग्वेज में जो होता है ना, तो वो आते हैं तुम्हारे स्पूरियस ड्रग के अंदर कि इफ इट इज इंपोर्टेड अंडर द नेम व्हिच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, इफ इज इन इफ इट इज इन मिटिगेशन uh, imitation or a substitute for the another drugs if it resembles the another drug in a manner likely to deceive, मतलब क्या होता है धोखा देना, और bears upon it or label or its label or container name of the another drug। ओके, मतलब क्या बोला इधर, फॉर एग्जाम्पल इसमें यहाँ पे बोला है कि इफ रिजेंबल्स द अनदर ड्रग इन द मैनर विच लाइकली टू डिसीव, मतलब कि दूसरे ड्रग की तरह वो रिजेंबल करे। ये नकली दवाएं कैसे होती है कि वो दूसरे ड्रग की तरह रिजेंबल करे लेकिन वो एक्चुअल ड्रग ना हो। होता है ना कि मार्केट में नकली दवाएं आती है कि वो तुम नकली और असली के बीच में फर्क नहीं समझ पाते, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हारी ओरिजिनल ड्रग है उसी की तरह तुम्हारी जो है वो ड्रग भी रहेगी, बस इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। जो तुम्हें जो है वो सिर्फ एनालिस्ट जो होते हैं, जो तुम्हारे सेंट्रल ड्रग एनालिस्ट जो होते हैं या फिर जो तुम्हारा ड्रग इंस्पेक्टर होता है वही बस उसको एनालाइज कर पाता है। हम नॉर्मल पीपल जो होते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता उसके बारे में, हम एज अ फार्मासिस्ट उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लेकिन जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनको वो लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो इसमें क्या चीजें होती है कि फॉर एग्जाम्पल इट रिजेंबल्स द अनदर ड्रग, मतलब अनदर ड्रग की तरह ही वो रहेगा लेकिन उसको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। इधर वो क्या रहेगा कि लेबल में कुछ मतलब चेंजेस रहेंगे, या फिर नेम ऑफ द अनदर ड्रग कंटेनर के नेम की तरह ही उसमें जो है वो सेम सेम प्लेट रहेगी, बस उसमें क्वांटिटी का फर्क रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे होता है। स्पूरियस ड्रग कैसे होते हैं, लेट सपोज मेरे पास एक पैरासीटामोल की टैबलेट है, इसमें कुछ एक्सिपिएंट्स रहते हैं लाइक स्टार्च डाइलुएंट, स्टार्च रहता है, मतलब अलग अलग तुमने देखा होगा, डाइलुएंट बाइंडर ग्लाइडन वगैरह रहता है। फिर जो जो दूसरी टैबलेट रहेगी, ठीक है, वो भी तुम्हारी शक्ल से उसी की तरह रहेगी, मतलब दिखने के लिए सब कुछ सेम रहेगा, बस इसमें डिफरेंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या रहेगा कि इसमें लो क्वालिटी के एक्सीपेंट यूज करेंगे। ठीक है, लो क्वालिटी एक्सीपेंट यूज करेंगे। अब ये बंदे ने फॉर एग्जाम्पल ये बंदा है जिसने मैन्युफैक्चर करी है, जिसने ये फॉर एग्जाम्पल इसने क्या डाला है कि डाइक्लो डाला है 50 mg। ठीक है, फिर इसने कुछ स्टार्च डाला है 100 mg, इसने कुछ मैग्नीशियम स्टीरेट डाला है 15 mg, समझो 15 mg। ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा उसमें डाइक्लोफिनाक जो है, जो हमारा ड्रग जो है वो डालेगा ही नहीं, और क्या करेगा कि पैकेजिंग जो है ये दोनों की सेम सेम करेगा। पैकेजिंग क्या करेगा, वो दोनों की सेम सेम करेगा। तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें ड्रग है कि इसमें ड्रग है। ये कब पता चलेगा, जब हम एक्सपेरिमेंटली उसको चेक करेंगे। तो कुछ इस तरह से जो चीजें होती है उसको मैं बोलता हूँ स्पूरियस ड्रग या फिर नकली दवाएं, जो रिजेंबल करेगा अनादर ड्रग की तरह, या फिर मैं उसको क्या करूंगा इंपोर्ट करूंगा विच इंपोर्ट अंडर द नेम विच बिलोंग्स टू द अनादर ड्रग। तो उसको इंपोर्ट भी करेंगे ना तो वो उसी मतलब अनादर ड्रग के नेम से उसको जो है इंपोर्ट करेगा, तो वो तुम्हारा आ जाता है स्पूरियस ड्रग में। या फिर इफ इट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड होली और इन पार्ट बाय द अनादर ड्रग सब्सटेंस, अगर मैं उसको अनादर ड्रग सब्सटेंस, अब यहाँ पे गौर करने वाला है कि मैं उसको अगर अनादर ड्रग सब्सटेंस मतलब होता है तुम्हारा एपीआई। ये थोड़ी यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ी बस ट्रिकी है, इसको बस थोड़ा सा तुम्हें समझना है। इसको जब तुम एक दो बार पढ़ोगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है होली और इन पार्ट बाय द अनादर ड्रग सब्सटेंस, मतलब उसको अगर मैं किसी अलग एपीआई से, मतलब मेरी टैबलेट थी डाइक्लोफिनाक की, लेकिन मैंने क्या कर दिया उसका थोड़ा सा डाइक्लोफिनाक निकाल के मैंने उसमें पैरासिटामोल मिक्स कर दिया, और क्योंकि तो इफेक्ट दोनों का सेम आएगा और मैं बेच रहा हूँ डाइक्लोफिनाक के नाम से, तो ये क्या होता है कि ये होती है तुम्हारी स्पूरियस ड्रग, मतलब नकली दवा बन रही है।
मैं बोल रहा हूँ कि इसमें प्योर डाइक्लोफिनाक है, लेकिन इसमें प्योर डाइक्लोफिनाक ना होकर इसमें डाइक्लोफिनाक पर पैरासीटामोल मिक्स है। ठीक है, तो ये तुम्हारी आती है नकली दवाओं में। ठीक है, फिर आता है इफ इट इज क्लेम टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर और द कंपनी फॉर हुम इट इज नॉट ट्रूली अ प्रोडक्ट। जैसे तुम्हें मैंने मेक्स लाइफ साइंसेज का तुमने एग्जांपल बताया कि फॉर ये कंपनी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, लेकिन फिर भी इसी कंपनी से मार्केट में प्रोडक्ट आ रहा था। ये कंपनी एग्जिस्ट भी नहीं करती, लेकिन फिर भी इसी कंपनी से मार्केट में प्रोडक्ट आ रहा था। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो तुम्हारे आती है स्पूरियस ड्रग में। मतलब स्पूरियस ड्रग में तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ऐसी ड्रग जो किसी अनदर नेम, मतलब इम्पोर्टेंट अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, या फिर उसको क्या हो रहा है कि उसमें कुछ मिलावट हो रही है अनदर ड्रग सब्सटेंस से, या फिर क्या हो रहा है कि वो रिजेंबल कर रहा है किसी अनदर ड्रग की तरह। तो उसको मैं बोलता हूँ नकली दवाएं, मतलब तो होता है तुम्हारा स्पूरियस ड्रग। और फिर लास्ट में तुम्हारा आता है मिस ब्रांडेड ड्रग। मिस ब्रांडेड ड्रग मतलब नाम से समझ में आता है इसको अगर मैं देखूं तो, कि यहाँ पे ब्रांडिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रही है। मिस ब्रांडेड ड्रग मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ब्रांडिंग जो है वो तुम्हारी प्रॉपरली नहीं हो रही है। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रांडिंग का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं बन रहा है, ऐसे याद रखना। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है कि प्रिस्क्रिप्शन जो है प्रॉपरली नहीं बन रहा है। इट इज नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर। प्रिस्क्राइब मैनर में जो है उसको लेबल नहीं किया जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे लेबल तुमने देखा होगा, घर पे तुम लेबल देखना, फॉल्स लेबल में जो आता है बट ऋषि वो इसमें आता है, मिस ब्रांडेड में आता है। तो तुमने फॉर एग्जांपल घर का लेबल, घर में जो भी तुम्हारी मेडिसिन पड़ी होगी उस पर लेबल देखना। उस पे लेबल पे तुम्हें दिखेगा बैच नंबर लिखा होता है, लॉट नंबर लिखा होता है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है, किस दिन उसको प्रोडक्शन हुआ, वो सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, किस कंपनी पे बना है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, उसका टेलीफोनिक नंबर क्या है, कस्टमर अगर कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो उसकी मेल आईडी वगैरह सब कुछ चीजें दी होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी लेबल में बैच नंबर नहीं लिखा है, किसी में लॉट नंबर नहीं लिखा है, किसी में एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी है, कुछ इस तरह की अगर चीजें हो रही है, ठीक है, इफ इट इज नॉट लेवल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, तो अगर इस तरह की चीजें अगर हो रही है कि कुछ कुछ अपसेंट है, बैच नंबर, लॉट नंबर, एक्सपायरी डेट, तो उसको मैं बोलता हूँ मिस ब्रांडेड ड्रग। इफ इट इज नॉट लेवल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, ठीक है, वो होता है तुम्हारा मिस ब्रांडेड ड्रग। और मिस ब्रांडेड ड्रग मतलब क्या होता है? मिस ब्रांडेड ड्रग मतलब होता है कि इफ इट इज सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर और पॉलिश दैट द डैमेज इज कोइंसिड। डैमेज क्या कर रहे हो? कोइंसिड कर रहे हैं, और इट इज मेड टू अपीयर फॉर द बेटर और ग्रेटर थेरापेटिक वैल्यू दैट इज रियली इज। फॉर और मिस ब्रांडेड ड्रग किसको बोलते हैं? कि फॉर एग्जांपल कोई ड्रग है जिसको ऐसे कोट करेंगे कि जिस जो उसमें जो डैमेज रहेगा वो क्या करेंगे, हम कोइंसिल कर देंगे। जैसे लड़कियां लगाती है ना कोइंसिल, क्या लगाते हैं, कोइंसिलर लगाते हैं। जो भी हमारे डार्क सर्कल रहते हैं उसको रिमूव करने के लिए, इसको छुपाने के लिए कोइंसिलर लगाते हैं। कोइंसिलर मतलब होता है छुपाना। तो कोइंसिलर जो है ना, मतलब होता है छुपाना। तो जो भी डैमेज रहेगा प्रोडक्ट पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या होता है कि टैबलेट ब्रेक होती है, हो जाती है कभी कभी, उस पर तुमने अलग अलग डिफेक्ट अब तुम पढ़ोगे जब तुम इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ोगे, उसमें लाइक लैमिनेशन होता है, ठीक है, कैपिंग होती है। तो इस तरह का अगर समझ लो डैमेज अगर हो रहा है, तो उसको क्या करते थे वो लोग, उसको छुपाने के लिए मिस ब्रांडेड ड्रग जो वो लोग बना रहे हैं वो क्या करते हैं, उसको छुपाने के लिए उसको कोट कर देंगे, कलर कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, सो दैट उसका डैमेज जो छुप जाए। ठीक है, या इसको सो दैट और उसकी ग्रेटर थेरापेटिक वैल्यू दिखे। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट आते हैं उसको भी मैं क्या करता हूँ, उसको मैं मिस ब्रांडेड ड्रग में बोलता हूँ, कि सो दैट इसकी प्रॉपरली जो ब्रांडिंग नहीं करी गई है, उसको कैसे भी करके मार्केट में बस धक्का दिया गया है, उसको कैसे भी करके कोट वोट करके पाउडर लगा के उसको मार्केट में बेच दिया है। तो ऐसे अगर चीजें अगर हो रही है तो उसको मैं बोलता हूँ मिस ब्रांडेड ड्रग। या फिर if the label or container or anything accompanying the drug bears any statement, design or device which may make any false claim for the drugs or drugs giving a misleading information। या फिर कुछ इस तरह की चीज है कि वहां पे क्या हो रहा है कि मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, अगर समझ लो कि लेबल पे क्या दिया है, जो हमने लेबल जो प्रोवाइड करा है वो लेबल पे क्या दिया है कि कोई फॉल्स क्लेम दिया है या फिर कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी है। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या फिर फॉल्स क्लेम का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए क्या बताऊं मैं तुम्हें, लेट सपोज डाइक्लोफेनाक पैरासिटामोल का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल डाइक्लोफेनाक है, तो अगर समझो कि डाइक्लोफेनाक के पैकेट के ऊपर लेबल पे ऐसे लिखा है कि डाइक्लोफेनाक इज यूज फॉर एंटी कैंसर एक्शन, तो तुम लोग मानोगे क्या? नहीं मानोगे, क्योंकि डाइक्लोफेनाक का एक्शन क्या है सर? ये तो सिंपल एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन शो करता है। एनाल्जेसिक बोल सकते हो अगर बहुत ज्यादा हो गया तो, ठीक है, एनाल्जेसिक बोल सकते हो बहुत ज्यादा अगर हो गया तो। या फिर जो एनएसआईडी तुम्हारा आता है, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन जिसकी मेनली होती है, ठीक है। तो डाइक्लोफेनाक का तो कोई भी कहीं से भी मैं कहीं भी मैं पढ़ूं तो उसका एंटी कैंसर एक्शन नहीं होता। लेकिन अगर मैं लेबल पे लिख रहा हूँ कि
इट इज यूज फॉर एंटी कैंसर एक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, एक फॉल्स क्लेम हो जाएगा। ये क्या होगी, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होगी, एक फॉल्स क्लेम तुम कर रहे हो। तो कुछ इस तरह से अगर कुछ भी हल्ती सल्ती चीजें जो उसके रिलेटेड नहीं है अगर वो तुम मेंशन कर रहे हो तो वो भी क्या हो जाता है, एक मिस ब्रांडिंग हो जाती है, एक गलत ब्रांडिंग हो जाती है। ठीक है, तो अभी हमने तीनों चीजें पढ़ ली। एक बताया मैंने तुम्हें अडल्ट्रेट ड्रग, दूसरा बताया मैंने तुम्हें स्पूरियस ड्रग, और तीसरा बताया तुमने मैंने मिस ब्रांडेड ड्रग। इसमें इस पे जो कभी कभी क्वेश्चन आता है। हाँ ये भी ऐश्वर्या, यस ये भी एक यही है कि एक फॉल्स क्लेम ही किया गया है, लेकिन कभी कभी वो लोग क्या हो जाते हैं कि बच जाते हैं कि वो लोग एक्सप्लेनेशन देकर किसी तरह का। तो अब मुझे क्या बताना है तुम्हें कि इसमें डिफरेंस क्या है तीनों में। इसमें तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में डिफरेंस ये है। देखो कि मैंने बात करी, हमें पहले बात करी अडल्ट्रेट ड्रग्स के बारे में। अडल्ट्रेशन मतलब याद रखना कि कुछ भी मिक्सिंग हो रही है। तो अगर किसी भी तरह की अगर मिक्सिंग हो रही है उसमें, अगर फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि अगर वो पुअर सैनिटरी कंडीशन की तरह बन रहा है, या फिर वहां पे उसमें क्या हो रहा है कि कोई भी डिकम्पोज सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, कोई भी फ्लिथी प्रूट्री सब्सटेंस डिकम्पोज सब्सटेंस मिक्स हो रहा है, या फिर अगर मैं उसको ऐसे कंटेनर में स्टोर कर रहा हूँ जहाँ पे जिसमें क्या हो सकता है कि पॉइजनस इम्प्योरिटी प्रोड्यूस हो सकती है, या फिर उसकी क्वालिटी या फिर स्ट्रेंथ उसकी कम हो सकती है, तो उसको मैं बोलता हूँ अडल्ट्रेट ड्रग्स। तो ये हो गया तुम्हारा अडल्ट्रेट ड्रग्स। ठीक है, फिर तुम्हारा आता है दूसरा। दूसरा हमने पढ़ा स्पूरियस ड्रग के बारे में। स्पूरियस ड्रग मतलब क्या होता है, स्पूरियस ड्रग मतलब होते हैं ऐसे ड्रग्स जो क्या हो गए नकली होंगे। स्पूरियस ड्रग मतलब क्या होते हैं कि नकली होंगे, नकली दवाएं होंगी। नकली दवाएं कब बन सकती है सर, नकली दवाएं तभी बन सकती है जब क्या हो गया कि वो किसी भी अनादर ड्रग के नेम से अगर वो इंपोर्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, नकली दवाई कैसी कब हो सकती है, जब मैं अनादर ड्रग के नेम से उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। या फिर क्या हो रहा है, क्या होता था और क्या था, मुझे बताओ स्पूरियस ड्रग मतलब क्या होता था और नकली दवाई कैसे कैसे हो सकती थी, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई भी ड्रग सब्सटेंस उसको क्या कर रहा हूँ होली या फिर पार्टली उसको मिक्स कर रहा हूँ, उस तरह की चीज हो रही है। ये तुम्हारी होती थी स्पूरियस ड्रग। मतलब ये इससे अलग है। पहले में हमने देखा था कि कोई भी मिक्स कर रहे हैं तब वो आता था। यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनादर ड्रग्स के या फिर अनादर ड्रग सब्सटेंस से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ तो आती है। अडल्ट्रेट ड्रग्स में कभी भी तुम्हें ड्रग सब्सटेंस की मिक्सिंग नहीं दिखेगी, तुम्हें ऐसी चीजों की मिक्सिंग दिखेगी जो ड्रग सब्सटेंस नहीं है। ऐसे ही फालतू सी चीजें उसमें मिक्स होती रहेगी, वो तुम्हारी आएगी। और फिर तुमने पढ़ा कि मिस ब्रांडेड ड्रग, जिसमें ब्रांडिंग जो है लेबलिंग तुम्हारी क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट थी। इसको तुम्हें एक बार जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, बस इसको एक दो बार पढ़ना, इजी है ये, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है इसमें क्योंकि इसे एक आध बार क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर तो नहीं आया था, मतलब बहुत साल से क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए मैंने बस इसको ओवरव्यू तुम्हें समझाया है। अब हम पढ़ते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन गारंटी से बनेगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें गारंटी से बनेगा। और क्वेश्चन तुम उठा के भी देखना, तुमसे क्वेश्चन बन भी जाएगा। जो अभी हम ट्रिक्स पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ओरिजिनली में क्या होता है कि हुआ था कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है इट पास इन 1940 टू रेगुलेट द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ द ड्रग। इंपोर्ट करने के लिए तुम्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट पता है, इंपोर्ट मतलब बुलाना, एक्सपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तुम्हें पता है। मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ द ड्रग, उसके लिए तुम्हारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना था। अब ये जीपैट 2020 में क्वेश्चन आया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में क्या होता है। अब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कुछ शेड्यूल्स आते हैं। अब शेड्यूल्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि जूरिक्स के चैप्टर्स, मतलब समझ लो कि शेड्यूल्स है जूरिक्स के, जो जूरिक्स है तुम्हारा, या फिर जो लॉ है तुम्हारा, इस ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो लॉ है, इसके में अलग अलग चैप्टर्स जो होते हैं वो तुम्हारे होते हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल्स का अगर जेन्युइन मीनिंग में जानूं तो होता है कि लॉ के अलग अलग चैप्टर्स मतलब तुम्हारे शेड्यूल्स। तो जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, जो एक्ट जो है, ठीक है, जो एक्ट है, एक्ट के अंदर तुम्हारे दो शेड्यूल आते हैं। एक्ट के अंदर तुम्हारे कितने शेड्यूल आते हैं, दो। एक आता है तुम्हारा फर्स्ट शेड्यूल और दूसरा तुम्हारा आता है सेकंड शेड्यूल। ये क्या बोल रहे हो सर, ये दो शेड्यूल आते हैं, पहले का नाम है फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड का नाम है सेकंड शेड्यूल। भाई ऐसे ही नाम है, उसके नाम है फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल। अब जूरिक्स में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बता दूं कि जूरिक्स में वाई का आंसर नहीं होता, वाई का आंसर नहीं होता। ठीक है, अगर कोई बंदा अगर मुझे पूछेगा कि सर ऐसा ही क्यों हुआ, तो इसका आंसर नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये लॉ बनाया है और तुम्हें पता है कि लॉ किस लिए, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ तुम्हें। लेकिन अगर तुम पूछोगे कि मुझे शेड्यूल ए में सर यही चीजें क्यों आती है, तो इसका आंसर तो जिसने बनाया है, मतलब जो जिन्होंने फ्रेम करा है उनको ही पता है कि ऐसा ही क्यों है, कि फर्स्ट शेड्यूल में उनको वही उन्होंने वही चीजें क्यों रखी है। तो फर्स्ट शेड्यूल में तुम्हारे दो शेड्यूल होते हैं, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल, और बाकी जितने भी तुम्हारे आएंगे वो तुम्हारे आएंगे
ठीक है। बाकी शेड्यूल तुम्हारे आएंगे 35 शेड्यूल रूल्स में आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले शेड्यूल की तरफ। ठीक है, अब चलेंगी हमारी ट्रिक्स से। अब तुम्हें क्या करूंगा, मैं क्लास के बाद तुम्हें ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तुम उससे ये देख देख के लिख लेना। मैं तुम्हें बस यहाँ पे खाली ट्रिक्स बताऊंगा कि ट्रिक्स से तुम कैसे इसको याद कर पाओगे। इसका मतलब क्या होता है मैं तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन तुम जब अभी कॉपी में लिखोगे तो अभी बस तुम लोग खाली नोट करना ट्रिक्स, इसकी ट्रिक्स क्या होगी, क्योंकि ट्रिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी है, तुम खाली ट्रिक्स लिखना। और जो इसके आगे के जो सेंटेंस रहेंगे वो तुम लोग बाद में क्लास के बाद लिख लेना। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसको कैसे कैसे याद करना है। अब शेड्यूल्स में क्या है कि दो शेड्यूल्स आते हैं, ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है जीपैट 2020 में 2020 में कि ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट में कितने शेड्यूल्स है। ऐसे आया था कि द शेड्यूल्स रिलेटेड टू एक्ट, एक्ट में कितने शेड्यूल है, उसने रूल्स में नहीं पूछा था, तो दो ही शेड्यूल्स है। ठीक है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। फर्स्ट शेड्यूल क्या बोलता है, इट कंप्राइजेस, मतलब फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है कि जो भी यूनानी सिद्धा आयुर्वेदा मेडिसिन में जो भी ऑथोरेटिव बुक्स है, जो भी ऑथोरेटिव बुक्स है जो हम रेफर करते हैं, वो तुम्हारी आती है फर्स्ट शेड्यूल में। लिस्ट ऑफ ऑथोरेटिव बुक्स फॉर द रेफरेंस ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी। तो मैं कभी भी अगर मैं इसके सामने जब भी मैं पढ़ूं, जब भी हम पढ़ेंगे, तो अगर मैं आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी अगर आ रहा है तो तुम्हें उसको याद रखना है, तुम्हें यूएसए, तुम्हें उसको याद रखना है यूएसए। ठीक है, कैसे याद रखोगे, यूएसए के नाम से याद रखना। मैं अगर कभी भी यूनानी सिद्धा आयुर्वेदा के नाम से अगर मैं बोलूंगा तो उसको तुम्हें याद रखना है यूएसए के नाम से। ठीक है, यू, देखो यूनानी सिद्धा आयुर्वेदा में यूएसए। तो इसको कैसे याद रखोगे, इसको याद रखना फर्स्ट लैब इन यूएसए, फर्स्ट लैब इन यूएसए। पहली लैब कहाँ बनी थी, सबसे पहली लैब कहाँ बनी थी, यूएसए में बनी थी। सबसे पहली लैब कहाँ बनी थी, यूएसए में बनी थी। फर्स्ट लैब इन यूएसए, सबसे पहली लैब यूएसए में बनी थी। लैब मतलब क्या आ जाएगा तुम्हारा, लिस्ट ऑफ ऑथोरेटिव बुक्स इन यूनानी सिद्धांत आयुर्वेदा। तो कहाँ पे आएगा तुम्हारा, फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट लैब इन यूएसए। बस तुम्हें इतना ही याद करना है, फर्स्ट लैब इन यूएसए। पहली लैब कहाँ बनी थी सर, किसी ने तुम्हें पूछ लिया कि भाई पहली लैब कहाँ बनी थी, बोलना यूएसए में बनी थी। फर्स्ट लैब इन यूएसए, पहला शेड्यूल हो गया खत्म, फर्स्ट लैब इन यूएसए। ठीक है, कि पहली लैब कहाँ बनी थी, यूएसए में। लिस्ट ऑफ ऑथोरिटी बुक्स इन फॉर रेफरेंस ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धांत यूनानी, वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट लैब इन यूएसए। तो तुम्हारा फर्स्ट शेड्यूल हो गया। इसमें क्या आता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है कि देयर आर 57 बुक्स ऑफ आयुर्वेदा, 30 बुक्स ऑफ सिद्धा और 13 बुक्स ऑफ यूनानी टिप सिस्टम व्हिच आर लिस्टेड इन द शेड्यूल व्हिच आर यूज्ड फॉर द डिफरेंट फॉर्मुलेशंस इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मतलब अलग अलग बुक्स दिए, ये तुम्हें याद रखने की उतना ज्यादा जरूरत नहीं है कि कितने ज्यादा बुक्स होते हैं, बस तुम्हें इतना याद रखना है फर्स्ट लैब इन यूएसए, पहली लैब यूएसए में बनी थी, मतलब फर्स्ट शेड्यूल जो था वो लिस्ट ऑफ ऑथोरिटी बुक्स फॉर रेफरेंस ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धांत यूनानी मेडिसिन। ठीक है, फिर सेकंड शेड्यूल क्या बोलता है, ये हम रूल्स हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्ट के शेड्यूल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम ये एक्ट के शेड्यूल पढ़ रहे हैं, तो उसमें सेकंड शेड्यूल बोलता है कि ऐसे याद रखना सेकंड शेड्यूल को कि सेकंड शेड्यूल जो है वो इंपॉर्टेंट है। लिख लेना, सेकंड शेड्यूल क्या है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड शेड्यूल क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड शेड्यूल इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है, इट कंप्राइजेस स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड विथ फॉर इंपोर्टेड ड्रग्स, मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग, देयर सेल्स, स्टॉकिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो भी ड्रग्स के, अगर कोई ड्रग्स का इंपोर्ट करना है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसका सेल्स करना है, उसका स्टोरेज अगर करना है, कोई ड्रग का इंपोर्ट करना है, मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, उसका अगर इंपोर्ट करना है मुझे, मैन्युफैक्चर करना है, उसका सेल्स अगर करना है या फिर स्टोर करना है, स्टॉकिंग करनी है, तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड जो है वो इस शेड्यूल में दिए गए हैं। कुछ स्टैंडर्ड जो है, मतलब कुछ स्टैंडर्ड, मतलब किस तरह से इंपोर्ट करना चाहिए, इंपोर्ट करने के टाइम पे पैकिंग कैसे करेंगे हम, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से होना चाहिए, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट कैसे होने चाहिए। ठीक है, फैसिलिटी जीएमपी फैसिलिटी होनी चाहिए, जीएमपी फैसिलिटी में कोविंग होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे पूरी चीजें, सेल्स अगर कर रहे हो तो सेल्स किस तरह करनी चाहिए, सेल्स फोर्स को कौन सा नॉलेज होना चाहिए, वो सब चीजें जो है ये तुम्हारी आती है सेकंड शेड्यूल में। तो तुम क्या करना, इंपोर्टेड से याद रखना, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपोर्टेड से याद रखना, इंपॉर्टेंट। तो याद रखना कि सेकंड शेड्यूल क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे, अब ज्यूरिक्स में सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या होता है, सबसे ज्यादा एडवांटेज इस चीज का होता है कि ज्यूरिक्स में जो चीजें होती है, तुम्हें जो एग्जाम अगर पूछेगा तो एग्जाम में जो एग्जैक्ट ऐसी ही लाइन देगा, वो एग्जैक्ट ऐसी ही लाइन, वो कभी चेंज नहीं करेगा। तुम्हें क्या करना होता है, बस तुम्हें उसी चीज को पकड़ना होता है जो एक चीज कॉमन है, जो वही चीज तुम्हारी क्या होगी, रिपीट होगी। मतलब
जैसे इंपोर्टेड ड्रग्स, अगर सेकंड शेड्यूल उसने पूछा तो ये वो क्या करेगा, यही लाइन देगा, वो यही लाइन चिपका के देगा तुम्हें एग्जाम में, बस उसको थोड़ा सा घुमाएगा, थोड़ा सा एडिशनल एक दो वर्ड ऐड करेगा, लेकिन बाकी का कंटेंट जो है वो सेम रहेगा, एग्जैक्ट लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। तो हमें क्या करना होता है कि हमें कीवर्ड पकड़ने होते हैं, और कीवर्ड से ही हमें याद करना है, क्योंकि अगर तुम पूरा अगर इसको याद करते बैठ गए तो निपट जाओगे, क्योंकि इतना याद नहीं रहता। तो हमें इसको क्या करना है कि थोड़ा ट्रिक से याद करना है। जैसे मैंने तुम्हें फर्स्ट लैब इन यूएसए में तुम्हें बताया, तो तुम्हें जब भी लैब दिख जाए, मतलब लिस्ट ऑफ अथॉरिटी बुक्स दिख जाए, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अगर यूएसए की बुक्स अगर पूछे तो फर्स्ट लैब, तो तुम फर्स्ट लैब पे टिक करा के आ जाओगे। तो ऐसी चीजें जो है तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। फिर आते हैं तुम्हारे शेड्यूल्स। अब शेड्यूल जो है टोटल तुम्हारे ए से लेकर वाई तक शेड्यूल है, ए से लेकर टोटल वाई तक शेड्यूल है, इस सॉरी वाई, ए से लेकर टोटल वाई तक तुम्हारे शेड्यूल्स है। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट क्या आते हैं, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे शेड्यूल के पार्ट्स आते हैं, लाइक शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, ऐसे तुम्हारे पार्ट्स आएंगे, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, उसको बस हमें कीवर्ड पकड़ना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, हमें जब अगर शेड्यूल याद करना है तो हमें बस कीवर्ड्स पे फोकस करना है कि कौन से कीवर्ड्स मुझे याद रखने हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट शेड्यूल दिया है, तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है, एप्लीकेशन फॉर द license, pro forma for the application for the license, issue, renewal of the license for sending of the memoranda under the act। मतलब अगर किसी बंदे को लाइसेंस निकालना है, इश्यू करना है लाइसेंस, या फिर कोई लाइसेंस को रिन्यू करना है, तो उसके लिए किस तरह की एप्लीकेशन रहेगी, किस तरह के फॉर्म्स रहेंगे, किस तरह की एप्लीकेशन रहेगी, वो चीजें तुम्हारी का आती है, फर्स्ट शेड्यूल में आती है, ठीक है। अब ये याद होना चाहिए। अब इसको कैसे याद करोगे, ऐसे याद रखना, ए फॉर एप्लीकेशन, ए फॉर एप्लीकेशन, ए फॉर क्या होता है, ए फॉर एप्पल, आज से ए फॉर एप्पल भूल जाना, ए फॉर एप्लीकेशन याद रखना। अगर किसी ने पूछा तो ए फॉर एप्पल नहीं बोलना, वरना ए फॉर एप्लीकेशन। तो क्या आएगा, ए फॉर एप्लीकेशन, तो शेड्यूल लेके आएगा ए फॉर एप्लीकेशन। तुम्हें क्या करना है, बस तुम्हें देखना है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वर्ड तुम्हें दिख गया कहीं भी, तुम्हें एप्लीकेशन वर्ड अगर दिख जाए, उसने बोला है कि एप्लीकेशन करी है लाइसेंस के लिए, एप्लीकेशन वर्ड दिख गया, समझ जाना भाई कि यही है। और तुम्हें बता रहा हूँ कि जीपैट में जब भी क्वेश्चन आता है, जीपैट में कोई भी एग्जाम पूछ दो, गवर्नमेंट एग्जाम पूछ दो, वहां पे वो तुम्हें कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। ऐसे कभी नहीं बोलेगा कि एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस, लाइसेंस के लिए बोला तो किसी और चीज के लिए एप्लीकेशन के लिए बोल दिया, ऐसे वो कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। वो सिंपल तुम्हें एक ही ऑप्शन देता है जो तुम्हें मोस्ट अप्रोप्रिएट तुम्हारा टिक हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली। शेड्यूल बी क्या आता है, शेड्यूल बी में आता है कि रेट ऑफ फी फॉर द टेस्ट और एनालिसिस बाय द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज और गवर्नमेंट एनालिस्ट। मतलब क्या होता है कि अगर मैं सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में या फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट अगर कोई सैंपल में अगर भेज रहा हूँ टेस्ट करने के लिए, तो उसकी क्या होती है, कुछ फीस लगती है, उसके क्या लगते हैं, कुछ पैसे लगते हैं, उसका कुछ क्या लगता है, बयाना लगता है। फीस मतलब क्या होते हैं, इसको हमारे इधर बयाना बोलते हैं। फीस मतलब पैसा, पैसा को हमारे इधर बयाना बोलते हैं, ठीक है। पैसे को हमारे इधर क्या बोलते हैं, बयाना बोलते हैं, बयाना। या फिर बिल बोल सकते हो, बिल, ठीक है, बिल बोल सकते हो तुम। तो क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जब हम भेजते हैं चीजें कुछ एनालिसिस के लिए, तो हमें क्या लगता है, कुछ पैसा लगता है, कुछ फीस लगती है, कुछ बिल हमें आता है, कुछ बिल जो है हमें आता है। तो बिल से तुम्हें याद रखना है कि बी फॉर बिल, बी फॉर बिल, एडवांस मनी बनाए, हाँ ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन बी फॉर बिल मुझे अच्छा लगा है कि बी फॉर बिल से तुम याद रख सकते हो कि अगर कहीं भी तुम्हें बिल की दिख रहा है, कभी तुम्हें फीस दिख रही है, कभी तुम्हें पैसे के बारे में अगर कुछ भी चीजें हो रही है, तो समझ जाना भाई मैं शेड्यूल बी में जा रहा हूँ। और तुम जो है अलग अलग शेड्यूल में तुम्हें, हाँ बी फॉर बैलेंस भी हो सकता है, हाँ वही ऋषि, तो बी फॉर बिल भी हो सकता है, बी फॉर बैलेंस भी हो सकता है, कितना पैसा लगता है, बैलेंस, बिल, फीस, तुम कैसे भी याद रख सकते हो, बयाना ऐसे भी याद रख सकते हो। तो जो भी फीस वगैरह जो भी रिलेटेड चीजें आएगी वो तुम्हारी आती है शेड्यूल बी में, ठीक है। फिर आता है शेड्यूल सी। शेड्यूल सी क्या बोलता है, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल, ये सबसे फेवरेट शेड्यूल है सिडिस्को का। सिडिस्को क्या है मुझे बताना, सिडिस्को क्या है, सिडिस्को क्या है, सीडीएससीओ, सीडीएससीओ क्या है, रेगुलेटरी बॉडी, गुड ऐश्वर्य। सीडीएससीओ क्या है, हमारे इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है। वैसे बाकी इसकी पता है तुम्हें, मुझे बताना कि एमएचआरए किसकी रेगुलेटरी बॉडी है, एमएचआरए, एमएचआरए किस कंट्री की रेगुलेटरी बॉडी है, गुड ऐश्वर्या, यूके की है। मैं ये तुम्हें लर्न कराऊंगा, एमएचआरए को तुम पता है कैसे याद रख सकते हो, एमएचआरए,
किसकी है? यूके की। यूके मतलब कौन है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम, मतलब अंग्रेज। तो ऐसे याद रखना। अब तुमको पता है कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 150 साल क्या किया था? 150 साल हमारे यहाँ पे रहे थे, हमारे ऊपर राज्य किया था उन्होंने, ठीक है। 150 साल हमारे ऊपर राज्य किया था उन्होंने। तो ऐसे याद रखना कि यूके मतलब लंदन, लंदन के लोग क्या है? MHRA से याद रखना, मर्द है, मर्द। मर्द बोलते हैं ना, मर्द। तो MHRA से याद रखना, मर्द। अब पता नहीं कैसे बन रहा है ये, लेकिन याद रख लेना यार, मैंने ऐसे याद रखा था कि यूके के लोग जो होते हैं वो मर्द होते हैं। मर्द से याद रहेगा MHRA, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम मतलब लंदन, लंदन के लोग क्या होते हैं? मर्द होते हैं। तभी उन्होंने हम पे क्या किया कि 150 साल हम पे जो है हम पे जो है उन्होंने राज्य किया है। ठीक है। तो ऐसे मैंने याद रखा, तुम ऐसे याद रख सकते हो। मैं तुम्हें पूरी ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे तुम अलग अलग, MHRA हो गया तुम्हारा, ठीक है, EMA है तुम्हारा, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी का EMA तुम्हारा हो गया, USFDA तुम्हारा, फिर तुम्हारा जो होता है लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड लेबर वेलफेयर जो तुम्हारी होती है। लेबर को कौन सा होता है? लेबर। MHLW किसकी है? जापान की है, गुड। तो इस तरह की जो भी चीजें हैं मैं तुम्हें पूरी ट्रिक से याद कराऊंगा, तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम बस नाम लोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। ऐसी ट्रिक्स, मतलब एक से बढ़कर एक ट्रिक्स हम बनाए हैं, तो वैसे ही तुम्हें उससे याद हो जाएगा। तो शेड्यूल सी में क्या आता था? शेड्यूल सी में आती है लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट was import, sales, distribution and manufacture are governed by the special provision। मतलब जो भी बायोलॉजिकल या फिर इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट आते हैं, मतलब जिनमें दोनों बायोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल जैसे बायोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकल कैसे हो गया, ऐसे फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारा वैक्सीन है। वैक्सीन क्या होती है? बायोलॉजिकल्स है, इम्यूनोलॉजिकल्स है। सेरा तुम्हारा हो गया, हाँ गुड ऋषि। वैक्सीन है, सेरा है, तो ये चीजें क्या आती है? इनमें ये बायोलॉजिकल भी है और इम्यूनोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल मतलब कैसे कि इनको हमें हमने क्या करा है कि जैसे इससे बनाया है, माइक्रोबियल से बनाया है। सेरा हमने कहाँ से बनाया? माइक्रोब से एक्सट्रैक्ट करा है। तो माइक्रोबायोलॉजिकल और से बनाने के कारण इसको मैं कहा है कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, इसमें इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी है, क्योंकि हमने कहा है कि ये क्या करती है? इम्यूनोलॉजी इंड्यूस करती है। तो ये आता है तुम्हारा शेड्यूल सी में। फिर शेड्यूल C1 में क्या आता है? शेड्यूल C1 में आता है लिस्ट ऑफ ओनली बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जिसका इंपोर्ट सेल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गवर्न रहेगा बाय स्पेशल प्रोविजन से। तो C1 में C1 में फर्क क्या है? बस इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट का, ठीक है। इसमें क्या आता है? ऐसे प्रोडक्ट जिसकी सिर्फ बायोलॉजिकल एक्टिविटी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा डिजिटालिस हो गया, ठीक है, फिश लेवल ऑयल हो गया, गुड। तुम्हारा और क्या? इंसुलिन हो गया, जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये प्रोडक्ट होते हैं वो तुम्हारे लिए C1 में। तो इनको याद रखने के लिए तरीका कैसे याद रखना है? ऐसे याद रखना, CBI, CBI वालों ने क्या किया? CBI वालों ने क्या किया? इन्वेस्टिगेशन किया। ISD, इन्वेस्टिगेशन किया। CBI वालों ने क्या किया? इन्वेस्टिगेशन किया, ठीक है। शेड्यूल सी में तो सी से तुम्हें याद रहेगा, क्या रहेगा? शेड्यूल सी। फिर BI मतलब बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, इसका इंपोर्ट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। CBI वालों ने क्या किया? इन्वेस्टिगेशन किया। या फिर याद रखना CBI ISD, सिंपल याद रख सकते हो, CBI ISD, CBI ISD, CBI ISD। CBI वालों ने इन्वेस्टिगेशन किया या फिर CBI ISD। फिर अगर तुम्हें C1 याद रखना है, ठीक है, तो C1 को कैसे याद रखोगे? अब C1 अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये आई क्या दिख रहा है? ये आई है ना, तो ये मैं वन को क्या लिख सकता हूँ? रोमन में आई लिख सकता हूँ। वन को मैं रोमन में क्या लिख सकता हूँ? आई लिख सकता हूँ। तो ये आई और ये आई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो मतलब C1 में क्या रहा है? बस तुम्हारा क्या रहता है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ये समझ में आया? देखो मैं फिर से बताता हूँ ये ट्रिक। देखो मुझे क्या, मैंने क्या याद रखा था? CBI ISD, CBI ISD शेड्यूल सी के लिए। फिर शेड्यूल C1 जब हम पढ़ रहे हैं, शेड्यूल C1, अब वन कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं ना। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इसको, इस वन को मैं रोमन में लिख रहा हूँ, रोमन वन ऐसे लिखते हैं। तो C1 में क्या आ रहा था? सी में आ रहा था तुम्हारा CBI ISD। C1 में क्या करते हैं ना, ये वन और ये आई क्या हो सकता है? कैंसिल हो सकता है। तो इसको क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। मतलब मेरा क्या हो गया? इम्यूनोलॉजिकल वाला पार्ट कट गया। बचा क्या है? मतलब C1 में बस मेरा बायोलॉजिकल पार्ट। तो मतलब C1 में क्या आता है? बस बायोलॉजिकल पार्ट आता है, जिसका इंपोर्ट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा क्या आएगा? वो आता है तुम्हारा C1 में। ये समझ में आई? ट्रिक्स थोड़ी समझ में आ रही है क्या बेटा? कि मुश्किल जा रही है, कि एकदम अजीब सी लग रही है तुम्हें? पहली बार जब तुम सुन रहे हो ये ट्रिक्स को, तो तुम्हें थोड़ी सी अजीब लगेगी, ठीक है। हाँ, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो तुम्हें थोड़ी सी अजब लगेगी, लेकिन जब तुम उसको 2-3 बार रिवाइज करोगे, तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ तुम्हें ये ट्रिक से याद हो जाएगा। 2-3 बार जब तुम ट्रिक्स पढ़ोगे तो तुम्हें इजीली याद हो जाएगा, ठीक है।
फिर तुम शेड्यूल डी पे क्या आता है? शेड्यूल डी से याद रखना, डी मतलब क्या होता है? डॉन। डी मतलब क्या होता है? डॉन। डॉन होता है ना, डी मतलब डॉन। अब डॉन में क्या है? इसमें शेड्यूल डी में क्या आता है? लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन फॉर द इंपोर्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स। मतलब ऐसे ड्रग्स जो क्या कर दिए? एग्जाम कर दिए फॉर द प्रोविजन ऑफ द इंपोर्ट ऑफ द ड्रग। मतलब ऐसे ड्रग्स जिनको इंपोर्ट करने के लिए कोई भी एग्जामेशन लागू, मतलब उनको एग्जाम कर दिया है। मतलब क्या होता है कि ऐसे ड्रग्स जिनको हम अगर इंपोर्ट करें तो उस पर कोई रूल लागू नहीं होता। ऐसे ड्रग्स जिनको हम एक्सपोर्ट सॉरी क्या करें, इंपोर्ट करें तो उस पर कोई रूल लागू नहीं होता, वो तुम्हारे लिए शेड्यूल डी में। तो डी से याद रखना डॉन, कि डॉन पर क्या होता है? डॉन होता है ना, कि डॉन पर कोई रूल नहीं लगता। डॉन पर क्या होता है? कोई रूल नहीं लगता, वो सब रूल से अवॉइड होता है। तो ऐसे याद रखना कि डॉन को इंपोर्ट करने के लिए कोई रूल लागू नहीं होता। डॉन को इंपोर्ट करने के लिए कोई रूल लागू नहीं होता। मतलब डॉन क्या है? एग्जम्प्टेड है सब रूल से। डॉन इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑल द रूल्स। डॉन क्या है? एग्जम्प्टेड है सभी रूल से, कि उस पर कोई भी रूल लागू नहीं होता। तो वो तुम्हारा आएगा शेड्यूल डी में। मतलब डॉन पर कोई रूल लागू नहीं होता। डॉन क्या है? एग्जम्प्टेड है फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स। ऐसे याद रखना, डॉन पर कोई रूल्स लागू नहीं होता। ठीक है। फिर शेड्यूल ई आता है। शेड्यूल ई में क्या आता है? लिस्ट ऑफ एग्जाम्पशन ऑफ द एलोपैथिक पॉइजनस सब्सटेंसेस। मतलब एलोपैथिक पॉइजनस सब्सटेंसेस की लिस्ट आती है। ठीक है। शेड्यूल ई में क्या आती है? शेड्यूल ई में आता है एलोपैथिक पॉइजनस सब्सटेंसेस की लिस्ट। एलोपैथिक पॉइजनस सब्सटेंसेस की लिस्ट जो है वो तुम्हारे शेड्यूल ई में आती है। जो शेड्यूल ई तुम्हारा क्या कर दिया गया? ओमिट कर दिया गया है इन 1982। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। बस इसको याद पढ़ने के लिए पढ़ लेना कि शेड्यूल ई में एलोपैथिक सब्सटेंसेस आती है। तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो, ईलो। ईलो, हम बोलते हैं ना ईलो पॉइजन, ऐसे बोलना। ऐसे प्यार से किसी को बोल रहे हैं ईलो पॉइजन, ई लो पॉइजन। ठीक है। ई लो पॉइजन, तो इससे तुम्हें याद रहेगा कि ई लो पॉइजन मतलब ई लो, ए लो से याद रहेगा एलोपैथिक पॉइजन, ई लो पॉइजन। तो उसी तुम्हें याद रहेगा शेड्यूल ई। फिर शेड्यूल ई वन। अब शेड्यूल ई वन में क्या आता है? लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस अंडर द यूएसए, अंदर आयुर्वेदिक सिद्धांत यूनानी। तो मैं तुम्हें बताया कि इसको तुम्हें याद कैसे रखना है? यूएसए से। यूएसए से याद रखना है। तो इसको ऐसे याद रखना कि एम्परर, ई से याद रखना है एम्परर, एम्परर मतलब राजा। एम्परर एक था यूएसए का, एम्परर एक था यूएसए का जिसने क्या कर दिया? पॉइजन खा लिया। एम्परर एक था, अब क्या करे, उसको रानी उसकी छोड़ के चली गई, उसकी क्वीन जो है उसको छोड़ के चली गई थी। तो उसने क्या कर दिया? एम्परर एक था यूएसए का जिसने क्या कर दिया? पॉइजन खा लिया। एम्परर एक था यूएसए का जिसने क्या कर दिया? पॉइजन खा लिया। तो तुम्हें उससे याद रहेगा कि शेड्यूल ई1 में क्या आता है कि पॉइजनस सब्सटेंसेस आते हैं अंडर द यूएसए। ठीक है, अंडर यूएसए। फिर आता है शेड्यूल एफ, इसको फटाफट हम कवर कर लेंगे। शेड्यूल एफ में क्या आता है? शेड्यूल एफ में आता है तुम्हारा स्पेशल प्रोविजन और द एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेस एंड इक्विपमेंट दैट सप्लाइज रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड बैंक। मतलब ब्लड बैंक के रिलेटेड है, बस इतना भाई हमें याद रखना है यहाँ पे कि शेड्यूल एफ जो है वो ब्लड बैंक के रिलेटेड आता है। अब एफ से ना किसी का नाम याद रखना, एफ से किसी का नाम याद रखना। फॉर एग्जाम्पल मैंने याद रखा फिरोज खान। फिरोज खान एक हीरो है, फॉरेन भी याद रख सकते हो। फिरोज खान, मैंने फिरोज समझ लो किसी का नाम याद रखा है। मैंने एक्चुअली मैंने परफॉर्म किया था अपने डिग्री के टाइम पे, उसके मेरा नाम मैंने फिरोज रखा था, तो उससे मुझे याद, मैंने याद रखा था अच्छे से। तो एक फॉर एग्जाम्पल याद रखना फिरोज भाई, फिरोज भाई याद रखना, फिरोज भाई। तो फिरोज भाई क्या कराते थे? ब्लड बैंक चलाते थे। क्या याद रखोगे? फिरोज भाई क्या करते थे? ब्लड बैंक चलाते थे। फिरोज भाई ब्लड बैंक चलाते थे। ठीक है। तो शेड्यूल एफ में तुम्हारा क्या आ जाएगा? ब्लड बैंक आ जाएगा। ठीक है। अब तुम्हें ये, मैं किसी ने पढ़ा होगा, ये एक छोटी सी तुम्हें ये ट्रिक्स बताता हूँ जिससे तुम ट्रिक बना पाओगे। एक थोड़ी एक ये क्या बोलते हैं उसको, राइमिंग की एक ट्रिक्स होती है जो तुम, उससे तुम आप फर्दर ट्रिक्स बना पाओगे। एक एबीसीडी टाइप की होती है, जैसे तुमने पढ़ा होगा वन सन, ऐसे बोलते हैं वन सन। ये पढ़ा है किस लोगों ने? किसी ने पढ़ा है क्या ये? वन सन, टू शू, थ्री ट्री। मतलब क्या होता है कि राइमिंग आता है। वन सन, टू शू, थ्री ट्री, राइमिंग आता है ऐसे। फोर डोर, फोर, जो फोर आता है, फोर, यार चल नहीं रहा, फोर डोर। ठीक है। फाइव वाइफ, सिक्स विक्स, ये पढ़ा होगा। ये लिख लेना अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा बेटा। ये कुछ नहीं है, ये क्या होता है कि बेटा कि ये राइमिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वन सन,
टू शू, देखो टू का क्या आएगा शू, थ्री ट्री, आता है राइमिंग आता है ये, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने ट्रिक्स बनाई है इसकी, कि फिरोज खान क्या करता था, ब्लड बैंक चलाता था, तो उसे याद रखेगा रहेगा कि एफ जो है ब्लड बैंक। अब शेड्यूल एफ में क्या आता है कि अलग अलग पार्ट्स आते हैं, एफ वन में क्या आता है कि अलग अलग पार्ट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर द अप्लीकेबल, पहला पार्ट आता है कि अप्लीकेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल और वायरल वैक्सीन। पार्ट टू में आता है प्रोडक्शन ऑफ ऑल द सेरा फॉर द लिविंग एनिमल्स। फिर तुम्हारा आता है प्रोविजन प्रोविजन अप्लीकेबल फॉर द मैन्युफैक्चर एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डायग्नोस्टिक एजेंट फॉर बैक्टीरियल ओरिजिन। इसमें तुम्हें इतनी चीजें याद नहीं रखनी है। इस पे क्वेश्चन पता है F1 पे क्या आता है, F1 में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है वो कि ये सब चीजें तुम देखो कि बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन हो गया, एनिमल सेरा हो गया, लिविंग एनिमल्स है, डायग्नोस्टिक एजेंट जो बैक्टीरियल ओरिजिन के है, ये सब चीजें किसके रिलेटेड है, वेटरनरी के रिलेटेड है, ठीक है, वेटरनरी के रिलेटेड है। इसलिए मैं तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसकी, ये क्या है वेटरनरी ओरिजिन की एक्चुअली। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है F1 में कि वेटरनरी प्रोडक्ट के लिए जो प्रोविजन होंगे, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि स्पेशल प्रोविजन क्या है वेटरनरी प्रोडक्ट के लिए, या फिर स्टैंडर्ड्स क्या है वेटरनरी प्रोडक्ट के लिए। तो तुम्हें कैसे याद रखना है यहाँ पे कि फिरोज खान ब्लड बैंक चलाता था, वन से याद रखना है सन। तो फिरोज खान का जो सन था, वन सन, वो क्या था कि वेटरनरी में डॉक्टर था। वन सन, उसका सन क्या था, वेटरनरी में डॉक्टर था। वन सन, सन क्या था, वेटरनरी में डॉक्टर था। फिर टू, टू से याद रखना टू शू, टू शू, ठीक है। थ्री ट्री हमने पढ़ा है, फोर डोर हमने पढ़ा। तो F2 का क्या याद रखना कि फिरोज खान जो थे, फिरोज खान ने क्या किया, टू शू, शू से याद रखना फिरोज खान ने अपने शूज पर क्या कर लिया, सर्जिकल ड्रेसिंग कर लिया। वैसे इमेजिन करना कि वो क्या किया कि वन सन, सन उसका क्या था, डॉक्टर था वेटरनरी का। तो जब वेटरनरी में गया तो उसने क्या कर दिया कि वेटरनरी में जाने के बाद उसने अपने शूज पर, टू शू, शू पर क्या कर दिया, सर्जिकल ड्रेसिंग कर दिया, ठीक है। फिर थ्री ट्री, थ्री ट्री, ट्री से क्या याद रखना कि उसने सर्जिकल ड्रेसिंग क्यों कराया था, क्योंकि वो क्या कर रहा था, अम्बिलिका ऑफिसिनालिस, अम्बिलिकल टेप्स, अम्बिलिकल टेप्स से क्या याद रखना, अम्बिलिका ऑफिसिनालिस मतलब क्या होता है, आंवला, आंवला का पेड़ होता है, अम्बिलिका ऑफिसिनालिस हम उसको बोलते हैं। तुम्हें जब तुम कोग्नोसी पढ़ोगे तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। आंवला के पेड़ को बोलते हैं अम्बिलिका ऑफिसिनालिस। तो जो ये जो फिरोज भाई जो थे वो क्या करे थे, आंवला के पेड़ पे चढ़ गए थे, मतलब अम्बिलिका ऑफिसिनालिस के पेड़ पे चढ़ गए थे, थ्री ट्री, उसकी ट्री पर चढ़ गए थे। तो तुम्हें उससे याद आएगा थ्री ट्री, फिरोज खान मतलब F3, F3 मतलब थ्री ट्री, फिरोज खान क्या चढ़े थे ट्री पे, कौन सी ट्री पे चढ़े थे, आंवला की ट्री पे चढ़े थे, अम्बिलिका ऑफिसिनालिस पे ट्री पे चढ़े थे। तो तुम्हें उससे याद आएगा कि स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स जो है वो तुम्हारा आएगा F3, ठीक है। और F4 से याद रखना, F4 को भी बोलते हैं FF, FF से याद रखना फूफा। फूफा जी तुमने देखे होंगे, घर के जो फूफा जी होते हैं वो क्या करते हैं कि सोने से पहले आंखों में ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन डालते हैं, तुमने देखा होगा। इमेजिन करना कि तुम्हारे घर के जो भी बूढ़े जो होंगे, हमारे जो दादा दादी जी होते हैं, फूफा जी जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि सोने से पहले आंखों में ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन डालते हैं। तो तुम्हें उससे याद रहेगा कि फूफा जी आंखों में क्या कर रहे थे, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन डाल रहे थे। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, शेड्यूल एफ में मैंने बताया तुम्हें कि फिरोज खान ब्लड बैंक चलाता था, मतलब शेड्यूल एफ ब्लड बैंक आएगा। उसका सन वेटरनरी में डॉक्टर था, F1, वन सन, सन का था वेटरनरी में डॉक्टर था, मतलब वेटरनरी प्रोडक्ट्स में क्या आएगा, F1 में आएगा। टू शू, उसने शू पर क्या करा था कि सर्जिकल ड्रेसिंग करी थी, ठीक है। फिर थ्री ट्री, फिरोज खान अम्बिलिका ऑफिसर्स के टेप ट्री पर चढ़े थे, मतलब अम्बिलिकल टेप्स। फिर आएगा फूफा, फूफा जी F4 को ही बोलते हैं, F4 को ही बोलता हूँ मैं FF। फूफा जी क्या करते थे, आंखों में ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन डालते थे, ठीक है। बस इतनी ही चीजें हम आज पढ़ते हैं, ठीक है। शेड्यूल जी में तुम्हें बाद में समझा दूंगा। तो ये ट्रिक्स कैसी लगी बेटा, ये समझ में आ रही है, ट्रिक्स कैसी लगी बेटा, समझ में आया था। हाँ अभय होता है उसमें, ए भी होता है बेटा, लेकिन वो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके कैसी लगे, मतलब ओके 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 ओके, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके रिलेटेड, कुछ दो चार क्वेश्चंस रहेंगे। अब उससे समझ में आ जाएगा कि तुम्हें समझ में आया है कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर देन इट इज कॉल्ड एज। अगर ड्रग प्रिस्क्राइब मैनर में अगर लेबल नहीं है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, गुड। क्या है कि प्रिस्क्राइब मैनर में अगर लेबल नहीं है तो उसको मैं बोलता हूँ मिस ब्रांडेड ड्रग। चलो सबका आंसर आया है, गुड गुड साक्षी, गुड प्रज्ञा, गुड ऋषि। मिस ब्रांडेड ड्रग, तो क्या होता है कि मिस ब्रांडेड ड्रग होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ बुक्स
फॉर द रेफरेंस ऑफ यूएसए, मतलब आयुर्वेदिक सिद्धांत यूनानी कम्स अंडर द विच शेड्यूल ऑफ द डीएनसी। भाई पढ़ने तो दो क्वेश्चन। शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल, गुड गुड गुड। किस में आता है? फर्स्ट लैब इन यूएसए। क्या पढ़ा था हमने? फर्स्ट लैब इन यूएसए। पहली लैब तुम्हारी कहाँ पे थी? यूएसए में थी। ठीक है, ओके। देन आता है तुम्हारा द रेट ऑफ द फीस फॉर द टेस्ट ऑफ द एनालिसिस। फीस के बारे में कुछ पूछा है भाई इधर, कि फीस के रिलेटेड कौन सा है? सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरीज। अरे अरे, क्वेश्चन पढ़ने दो, क्वेश्चन तो पढ़ने दो, आंसर शेड्यूल भी होता है, बस गुड। कि जो भी फीस के रिलेटेड जो भी आएगा सर गवर्नमेंट टैक्स में इंक्लूडिंग, हाँ यहाँ पे देखो तुम्हें कंफ्यूज कैसे करा है उसने। यहाँ पे तुमने कंफ्यूज करा है उसने कि सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी और द गवर्नमेंट टैक्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट टैक्सेस कम्स अंडर विच कैस। अब तुम्हें यहाँ पे बस घूमना नहीं है, तुम पढ़ते बैठोगे भाई टैक्स भी आ गया, दुनिया भर की चीजें आ गई सर, इसमें क्या होगा? कुछ नहीं जाना है भाई, तुम्हें बस देखना है कि रेट ऑफ फीस और टेस्ट फॉर एनालिसिस, पैसा कहाँ पे लग रहा है और शेड्यूल कौन सा है। पैसा कहाँ पे लग रहा है, शेड्यूल कौन सा है, बस इतना ही तुम्हें देखना है। अरे सी नहीं है, बी है। बी हो गया। तो कौन सा है? बी। बी आता है तुम्हारा आंसर। फिर उसने बोला है कि स्टैंडर्ड फॉर द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। अरे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन कहाँ पे आता है? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन सर फूफा जी डाल रहे थे शायद। गुड गुड। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन कम्स अंडर द विच शेड्यूल? फूफा जी वाले शेड्यूल में आए थे, शेड्यूल एफ में जो है, F4 या फिर एफ बोल दो इसको ही, मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ भी बोल सकता हूँ या फिर F4 भी बोल सकता हूँ। मतलब समझ में आया है, ओके। देन आता है, अरे ये तो बहुत बड़ा आ गया, कि शेड्यूल E1। शेड्यूल E1 ये क्या था? शायद ये था एलोपैथिक पॉइजनस सब्सटेंसेस, एलोपैथिक वाला कुछ तो ऐसे कुछ था, शायद ऐसे था क्या? लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस, पहला मुझे पहला लग रहा है, लिस्ट ऑफ एग्जाम्पशन एलोपैथिक सब्सटेंसेस। कौन सा है? कौन सा है? एक ए है कि बी है? गुड ऋषि, गुड नीरज, गुड साक्षी। साक्षी गलत कर दिया। E1 में कौन सा आया था? E1 में क्या आया था? एम्पर एक था यूएसए का, जिसने अगर यूएसए भी देख लिया होगा ना भाई, उसका भी काम बन गया था। जिसने यूएसए देख लिया, एम्पर ने पॉइजन खा लिया था, यूएसए के एम्पर ने पॉइजन खा लिया था। तो शेड्यूल बी इसका करेक्ट आंसर था। ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें पूछेगा। अभी देखो, उस समझो यहाँ पे और यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे। लिस्ट ऑफ एग्जाम्पशन ऑफ एलोपैथिक सब्सटेंसेस, ये तुम्हारा ई था, जो तुम्हारा एग्जाम हो गया था। ठीक है, ये तुम्हारा एग्जाम हो गया था एक्चुअली, सॉरी ओमिट हो गया था, ये तुम्हारा ओमिट हो गया था। और लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस अंदर यूएसए, ये तुम्हारा था शेड्यूल ई1। ठीक है, मतलब क्या था? बी इसका आंसर है। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर डिसिप्लिन फ्लूइड, ये तुम्हारा शेड्यूल ओ में आता है। कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पॉइजन, ये तुम्हारा शेड्यूल आई में आता है। ठीक है, ये तुम्हारा शेड्यूल आई में आता है, ये शेड्यूल ओ में आता है। इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो थी, इतनी चीजें हमने इस क्लास में पढ़ी। तो कैसी लगी क्लास आज की? बताना बेटा मुझे कि कैसी लगी आज की क्लास। कुछ चीजें समझ में आई, कुछ चीजें याद आई कि कैसे, मतलब कैसे लग रहा है कि जुलिस हो जाएगा, निपट जाएगा, जम जाएगा, कि कैसे लगा? मस्त लगा, मस्त लगा, ओके, नाइस, ओके। ट्रिक्स थोड़ी सी तुम्हें लगेगा कि उल्टी पुल्टी सी है, मस्त थी क्लास, ओके। उल्टी पुल्टी सी लगेगी, लेकिन ये जब तुम रिवाइज करोगे, आई एम श्योर कि फॉर्म नंबर भी तुम्हें ऐसे ही याद हो जाएंगे। लाजवाब, ओ अखिलेश भाई। मुझे ये बताना कि जो याद हो रहा है कि नहीं, ट्रिक्स का छोड़ो, याद हो रहा है कि नहीं, कि वर्ड देख के मैं टिक लगा पाऊंगा कि नहीं। अब क्या करना, तुम लोग क्या करना पता है? घर अभी जो है ना, पुराने साल के क्वेश्चन उठा के देखना, शेड्यूल एफ तक के। अगर तुमसे क्वेश्चन बनते पा रहे हैं शेड्यूल्स के, तो समझ लेना कि तुम सही पोजीशन पे हो और तुम्हें सब्जेक्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही हम बाकी चीजें भी जो है, फॉर्म नंबर तुम्हारे, लेबोरेटरी कौन सी है, रेगुलेटरी बॉडी कौन सी रहेगी तुम्हारा, यहाँ इवन दो तुम्हारे जो ईयर्स है, जिसको भी ईयर्स अगर याद नहीं होते होंगे, वो ईयर भी हम ऐसे ही कराएंगे। ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही चलेगी क्लासेस। पूरी ट्रिक रहेगी कि तुम्हें अगर ईयर भी जो है वो भी तुम्हें याद हो जाएंगे। ईयर्स की भी ट्रिक्स है अपने पास कि कैसे तुम याद करोगे। ठीक है, तो ऐसे ही चलेगा। कि तो तुम्हें समझ में आया है अच्छे से। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है बेटा पढ़ेंगे कि चीजें कैसी चलेगी। ठीक है, क्या क्या होगा, किस किस तरह से
सॉरी, पढ़ेंगे हम। तो जिनने जिन्होंने एडमिशन नहीं ली है वो अभी से एनरोल कर लो बेटा। ग्रुप्स में भी तुम लोग आ सकते हो, तुम्हें और ज्यादा कंसेशन मिलेगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो, ठीक है फिर।